बुक 1 चैप्टर 1 आर्सेन ल्यूपिन की गिरफ्तारी। यह एक ऐसी यात्रा का एक अजीब अंत था जो बहुत ही शुभ तरीके से शुरू हुई थी। ट्रांसअटलांटिक स्टीमरशिप ला प्रोवेंस एक तेज और आरामदायक जहाज था जिसकी कमान एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के हाथ में थी। यात्रियों का समूह एक चुनिंदा और आनंदमय समाज था। नए परिचितों और तात्कालिक मनोरंजन के आकर्षण ने समय को सुखद रूप से व्यतीत करने में मदद की। हमने दुनिया से अलग होने, एक अनजान द्वीप पर रहने और परिणामस्वरूप एक दूसरे के साथ मिलनसार होने की सुखद अनुभूति का आनंद लिया। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि इन विभिन्न व्यक्तियों से कितनी मौलिकता और सहजता निकलती है, जो पिछली शाम को एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और जो अब कई दिनों के लिए समुद्र के क्रोध, लहरों के भयानक हमले, तूफान की हिंसा और शांत और नींद में डूबे पानी की पीड़ादायक एकरसता को एक साथ चुनौती देते हुए अत्यधिक अंतरंगता का जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। ऐसा जीवन एक तरह का दुखद अस्तित्व बन जाता है जिसमें तूफान और भव्यता, एकरसता और विविधता होती है, और शायद इसीलिए हम उस छोटी सी यात्रा पर खुशी और डर की मिश्रित भावनाओं के साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ट्रांसअटलांटिक यात्री के जीवन में एक नई अनुभूति जुड़ गई थी। छोटा सा तैरता हुआ द्वीप अब उस दुनिया से जुड़ गया है जिससे वह कभी पूरी तरह मुक्त था। अटलांटिक के जलीय बंजर भूमि के बीचों बीच एक बंधन ने उन्हें एक कर दिया था। वह बंधन है वायरलेस टेलीग्राफ, जिसके माध्यम से हम सबसे रहस्यमय तरीके से समाचार प्राप्त करते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि संदेश खोखले तार के माध्यम से नहीं पहुंचाया जाता है। नहीं, रहस्य और भी अधिक गूढ़ है, अधिक रोमांटिक है, और हमें इस नए चमत्कार को समझाने के लिए हवा के पंखों का सहारा लेना होगा। यात्रा के पहले दिन हमने महसूस किया कि हमारा पीछा किया जा रहा है, अनुरक्षण किया जा रहा है, यहाँ तक कि आगे भी वह दूर की आवाज़ जो समय समय पर हम में से किसी एक को पीछे हटती दुनिया से कुछ शब्द फुसफुसाती है। 2 दोस्तों ने मुझसे बात की। 10-20 अन्य ने अन्य यात्रियों को विदाई के हर्षोल्लासपूर्ण या गमगीन शब्द भेजे। दूसरे दिन फ्रांसीसी तट से 500 मील की दूरी पर भयंकर तूफान के बीच हमें वायरलेस टेलीग्राफ के माध्यम से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ। आर्सेन ल्यूपिन आपके जहाज पर है, पहले केबिन में, सुनहरे बाल, दाहिने अग्रभाग में घाव, आर नाम से अकेले यात्रा कर रही है। उस समय तूफानी आसमान में बिजली की एक भयंकर चमक चमकी। बिजली की लहरें रुक गईं। संदेश का शेष भाग हम तक कभी नहीं पहुंचा। आर्सेन ल्यूपिन जिस नाम से खुद को छिपा रहा था, उसका केवल नाम ही हम जानते थे। अगर यह खबर किसी और तरह की होती तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि टेलीग्राफ ऑपरेटर और जहाज के अधिकारियों द्वारा इस रहस्य को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया होता। लेकिन यह उन घटनाओं में से एक थी जो सबसे कठोर विवेक से बचने के लिए सोची समझी थी। उसी दिन कोई नहीं जानता कि कैसे ये घटना वर्तमान गपशप का विषय बन गई, और हर यात्री को पता था कि प्रसिद्ध आर्सेन ल्यूपिन हमारे बीच छिपा हुआ है। हमारे बीच आर्सेन ल्यूपिन, वह गैर जिम्मेदार चोर जिसके कारनामे पिछले कुछ महीनों में सभी अखबारों में छप चुके थे। वह रहस्यमय व्यक्ति जिसके साथ गनीमाड, हमारा सबसे चतुर जासूस, दिलचस्प और मनोरम वातावरण के बीच एक अदम्य संघर्ष में उलझा हुआ था। आर्सेन ल्यूपिन, वह सन की सज्जन जो केवल महलों और सैलून में काम करता है और जो एक रात बैरन शोरमैन के निवास में घुसा, लेकिन खाली हाथ वापस आया, हालांकि अपना कार्ड छोड़ गया जिस पर उसने ये शब्द लिखे थे, आर्सेन ल्यूपिन, सज्जन चोर, जब फर्नीचर असली होगा तब वापस आऊंगा। आर्सेन ल्यूपिन, हजारों भेषों वाला आदमी, बारी बारी से एक ड्राइवर, जासूस, सट्टेबाज, रूसी चिकित्सक, स्पेनिश बुल फाइटर, व्यापारिक यात्री, मजबूत युवा या बूढ़ा आदमी। फिर इस चौंकाने वाली स्थिति पर विचार करें। आर्सेन ल्यूपिन एक ट्रांसअटलांटिक स्टीमर की सीमित सीमाओं के भीतर घूम रहा था, दुनिया के उस बहुत छोटे से कोने में, उस डाइनिंग सैलून में, उस धूम्रपान कक्ष में, उस संगीत कक्ष में। आर्सेन ल्यूपिन, शायद ये सज्जन थे, या वह टेबल पर मेरे पड़ोसी, मेरे स्टेटरूम के शेयरर। अगली सुबह मिस नेली अंडरडाउन ने कहा, और यह स्थिति 5 दिनों तक रहेगी। यह असहनीय है। मुझे उम्मीद है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
फिर मुझे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, और आप महाशय डी आंद्रे जी, आप कप्तान के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, अवश्य ही आप कुछ जानते होंगे। मुझे बहुत खुशी होती अगर मेरे पास कोई ऐसी जानकारी होती जो मिस नेली को दिलचस्पी देती। वो उन शानदार लोगों में से एक थी जो हर सभा में अनिवार्य रूप से ध्यान आकर्षित करती है। धन और सुंदरता एक अनूठा संयोजन बनाते हैं, और नेली के पास दोनों थे। पेरिस में फ्रांसीसी मां की देखरेख में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अब अपने पिता, शिकागो के करोड़पति अंडरडाउन से मिलने जा रही थी। उसके साथ उसकी एक दोस्त लेडी जेरलैंड भी थी। पहले तो मैंने उसके साथ इश्कबाजी शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन यात्रा के दौरान तेजी से बढ़ती नज़दीकियों के बीच मैं जल्द ही उसके आकर्षक तरीके से प्रभावित हो गया और मेरी भावनाएं सिर्फ इश्कबाजी से कहीं ज्यादा गहरी और श्रद्धापूर्ण हो गईं। इसके अलावा उसने मेरे ध्यान को कुछ हद तक अनुकूलता से स्वीकार किया। वह मेरी छुटीली बातों पर हंसने और मेरी कहानियों में दिलचस्पी दिखाने के लिए तैयार थी। फिर भी मुझे लगा कि मेरा एक प्रतिद्वंद्वी शांत और परिष्कृत स्वाद वाले एक युवा व्यक्ति के रूप में है, और कई बार मुझे लगा कि उसे मेरी पेरिस की चंचलता के बजाय उसका मौन हास्य ज्यादा पसंद है। वो उस समय मिस नेली के इर्द गिर्द मौजूद प्रशंसकों के समूह में से एक था जब उसने मुझसे उपरोक्त प्रश्न पूछा था। हम सभी आराम से अपनी डेक कुर्सियों पर बैठे थे। पिछली शाम का तूफान आसमान को साफ कर चुका था। मौसम अब सुहाना था। मुझे कोई निश्चित जानकारी नहीं है, मैडम, मैंने जवाब दिया, लेकिन क्या हम स्वयं इस रहस्य की जांच उतनी ही अच्छी तरह से नहीं कर सकते जितनी अच्छी तरह से जासूस गनीमाद कर सकता है, जो आर्सेन ल्यूपिन का निजी दुश्मन है? ओह, आप बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं, महाशय। बिल्कुल नहीं मैडम। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये समस्या जटिल लगती है? बहुत जटिल। क्या आप भूल गए हैं कि समस्या के समाधान के लिए हमारे पास क्या कुंजी है? कौन सी चाबी? सबसे पहले, ल्यूपिन खुद को मोन्सियोरार कहता है। काफी अस्पष्ट जानकारी है, उसने जवाब दिया। दूसरी बात, वह अकेले यात्रा कर रहे हैं। क्या इससे आपको मदद मिलती है? उसने पूछा। तीसरी बात, वह गोरा है। कुआं। फिर हमें केवल यात्री सूची का अध्ययन करना होगा और निष्कासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। मेरी जेब में वह सूची थी। मैंने उसे निकाला और उस पर नजर डाली। फिर मैंने टिप्पणी की। मुझे पता चला कि यात्री सूची में केवल 13 ऐसे आदमी हैं जिनके नाम अक्षर आर से शुरू होते हैं। केवल 13? हाँ, पहले केबिन में। और उन 13 में से मुझे पता चला कि उनमें से 9 के साथ महिलाएं, बच्चे या नौकर हैं। इससे केवल 4 ही बचते हैं जो अकेले यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले मार्क्विस डी रेवरदान, अमेरिकी राजदूत के सचिव, मिस नेली ने बीच में टोकते हुए कहा। मैं उन्हें जानती हूँ, मेजर रॉसन, मैंने आगे कहा। वह मेरे चाचा हैं, किसी ने कहा। सोमवार, रिवोल्टा, यहाँ, एक इटालियन चिल्लाया, जिसका चेहरा घनी काली दाढ़ी के नीचे छिपा हुआ था। मिस नेली जोर से हंस पड़ी और बोली, उस सज्जन को शायद ही गोरा कहा जा सकता है। ठीक है, तो फिर, मैंने कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं कि दोषी पक्ष सूची में अंतिम व्यक्ति है। इसका नाम क्या है? मोन रोजेन। क्या कोई उसे जानता है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मिस नेली उस शांतचित्त युवक की ओर मुड़ी जिसका उन पर ध्यान देना मुझे परेशान कर रहा था, और बोली, ठीक है, महाशय रोजेन, आप जवाब क्यों नहीं देते? अब सभी की नज़रें उस पर टिकी थीं। वह एक गोरा था। मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि मुझे खुद भी आश्चर्य का झटका लगा, और उसके सवाल के बाद जो गहरी खामोशी छाई थी, उससे पता चलता था कि वहां मौजूद दूसरे लोग भी अचानक चिंता की भावना से स्थिति को देख रहे थे। हालांकि यह विचार बेतुका था, क्योंकि उस सज्जन ने सबसे पूर्ण मासूमियत का भाव प्रस्तुत किया था। मैं जवाब क्यों नहीं देता? उसने कहा, क्योंकि मेरे नाम, एक अकेले यात्री के रूप में मेरी स्थिति और मेरे बालों के रंग को देखते हुए, मैं पहले ही उसी निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं, और अब मुझे लगता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। ये शब्द बोलते समय उसका चेहरा अजीब लग रहा था।
उसके पतले होंठ सामान्य से ज्यादा खींचे हुए थे और उसका चेहरा भयानक रूप से पीला था, जबकि उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं। बेशक वो मजाक कर रहा था, फिर भी उसके रूप और व्यवहार ने हमें अजीब तरह से प्रभावित किया। लेकिन तुम्हें तो घाव नहीं है, मिस नेली ने भोलेपन से कहा। ये सच है, उसने जवाब दिया, मुझे घाव नहीं है। फिर उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई, अपनी हथकड़ी निकाली और हमें अपना हाथ दिखाया। लेकिन इस हरकत ने मुझे धोखा नहीं दिया। उसने हमें अपना बायां हाथ दिखाया था और मैं उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने ही वाला था जब एक और घटना ने हमारा ध्यान बटा दिया। मिस नेली की दोस्त लेडी जेरलैंड बहुत उत्साहित होकर हमारी ओर दौड़ी और बोली, मेरे गहने, मेरे मोती, कोई सब चुरा ले गया। नहीं, वे सभी गायब नहीं हुए थे, जैसा कि हमें जल्द ही पता चल गया। चोर ने उनमें से केवल एक हिस्सा ही चुराया था। एक बहुत ही अजीब बात, हीरे के सनबस्ट, रत्न जड़ित पेंडेंट, कंगन और हार में से चोर ने सबसे बड़े नहीं बल्कि सबसे बढ़िया और सबसे कीमती रत्न चुराए थे। ये आभूषण मेज पर पड़े थे। मैंने उन्हें वहां देखा, उनके आभूषण गायब थे, फूलों की तरह जिनसे सुंदर रंगीन पंखुड़ियां बेरहमी से तोड़ ली गई थीं। और यह चोरी उस समय की गई होगी जब लेडी जेरलैंड अपनी चाय पी रही थी, दिन के उजाले में, एक स्टेटरूम में, जो बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाले गलियारे में खुलता था। इसके अलावा चोर को स्टेटरूम का दरवाज़ा जबरदस्ती खोलना पड़ा, आभूषणों के डिब्बे को ढूंढना पड़ा जो एक हेड बॉक्स के नीचे छिपा हुआ था, उसे खोलना पड़ा, अपनी लूट का सामान चुनना पड़ा और उसे आभूषणों से निकालना पड़ा। बेशक सभी यात्री तुरंत एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, यह आर्सेन ल्यूपिन का काम था। उस दिन खाने की मेज पर रोजेन के दाएं और बाएं दोनों तरफ की कुर्सियां खाली रहीं और शाम के समय यह अफवाह फैली कि कप्तान ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी सूचना से हमें सुरक्षा और राहत की भावना मिली। हमने एक बार फिर सांस ली। उस शाम हमने अपने खेल और नृत्य फिर से शुरू किए। मिस नेली ने खास तौर पर विचारहीन उल्लास का भाव प्रदर्शित किया, जिससे मुझे यकीन हो गया कि अगर रोजेन का ध्यान शुरू में उसके लिए सुखद था, तो वह पहले ही उसे भूल चुकी थी। उसके आकर्षण और अच्छे स्वभाव ने मेरी जीत को पूरा किया। आधी रात को चमकते चांद के नीचे मैंने अपनी भक्ति को एक ऐसे जोश के साथ घोषित किया जो उसे नाराज नहीं करता था। लेकिन अगले दिन हम सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रोजेन को रिहा कर दिया गया। हमें पता चला कि उसके खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं थे। उसने जो दस्तावेज पेश किए थे वे पूरी तरह से सही थे, जिनसे पता चलता था कि वह बोर्डो के एक अमीर व्यापारी का बेटा था। इसके अलावा उसके हाथों पर जख्म का जरा भी निशान नहीं था। दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र। रोजेन के दुश्मनों ने कहा, बेशक आर्सेन ल्यूपिन आपको जितने चाहे उतने दे देगा। और जहां तक घाव की बात है, तो वह या तो उसके पास था ही नहीं या फिर उसने उसे हटा दिया है। फिर यह साबित हुआ कि चोरी के समय रोजेन डेक पर टहल रहा था। इस तथ्य पर उसके दुश्मनों ने जवाब दिया कि आर्सेन ल्यूपिन जैसा आदमी वास्तव में मौजूद हुए बिना भी अपराध कर सकता है। और फिर अन्य सभी परिस्थितियों के अलावा एक बात रह गई जिसका जवाब सबसे अधिक संदेह करने वाला व्यक्ति भी नहीं दे सकता था। रोजेन के अलावा कौन अकेला यात्रा कर रहा था? गोरा था और उसका नाम आर से शुरू होता था। अगर रोजेन नहीं था तो टेलीग्राम किसकी ओर इशारा कर रहा था? और जब नाश्ते से कुछ मिनट पहले रोजेन हमारे समूह की ओर साहपूर्वक आई, तो मिस नेली और लेडी जेरलैंड उठकर चली गईं। 1 घंटे बाद एक हस्तलिखित परिपत्र नाविकों, प्रबंधकों और सभी वर्गों के यात्रियों के बीच हाथ से हाथ मिलाया गया। इसमें घोषणा की गई थी कि मोन लुई रोजेन ने चोरी हुए रत्नों के कब्जे वाले आर्सेन ल्यूपिन या किसी अन्य व्यक्ति की खोज के लिए 10,000 फ्रैंक का इनाम देने की पेशकश की थी। और अगर कोई मेरी मदद नहीं करता है तो मैं खुद ही उस बदमाश का पर्दाफाश कर दूंगी, रोजेन ने घोषणा की। रोजेन बनाम आर्सेन ल्यूपिन, या बल्कि वर्तमान राय के अनुसार आर्सेन ल्यूपिन बनाम आर्सेन ल्यूपिन, मुकाबला दिलचस्प होने वाला था। अगले 2 दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। हमने रोजेन को दिन रात इधर उधर भटकते, खोजते, पूछताछ करते, जांच करते देखा।
कप्तान ने भी सराहनीय सक्रियता दिखाई। उसने जहाज की पिछली तरफ से लेकर पिछली तरफ तक तलाशी करवाई, हर स्टेटरूम की तलाशी ली, इस संभावना के तहत कि गहने चोर के अपने कमरे को छोड़कर कहीं और छिपे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वे जल्द ही कुछ पता लगा लेंगे, मिस नेली ने मुझसे कहा। वह जादूगर हो सकता है, लेकिन वह हीरे और मोतियों को अदृश्य नहीं कर सकता। निश्चित रूप से नहीं, मैंने जवाब दिया, लेकिन उसे हमारी टोपियों और बनियानों तथा हमारे साथ लाए जाने वाले हर सामान की परतों की जांच करनी चाहिए। फिर अपना कोडेक 9x12, जिससे मैं अलग अलग पोज में उनकी तस्वीरें खींच रहा था, दिखाते हुए मैंने कहा, इससे बड़े उपकरण में कोई भी व्यक्ति लेडी जेरलैंड के सभी गहने छिपा सकता है। वह तस्वीरें लेने का नाटक कर सकता था और किसी को भी इस खेल का संदेह नहीं होगा। लेकिन मैंने सुना है कि हर चोर अपने पीछे कोई सुराग छोड़ जाता है। ये बात आमतौर पर सच हो सकती है, मैंने जवाब दिया, लेकिन एक अपवाद है, आर्सेन ल्यूपिन। क्यों? क्योंकि वह न केवल चोरी पर, बल्कि उससे जुड़ी सभी परिस्थितियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है जो उसकी पहचान का सुराग बन सकती हैं। कुछ दिन पहले आप ज्यादा आत्मविश्वासी थे। हाँ, लेकिन जब से मैंने उसे काम पर देखा है। और अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उसने पूछा। खैर, मेरी राय में हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और वास्तव में जांच से कोई नतीजा नहीं निकला था। लेकिन इस बीच कप्तान की घड़ी चोरी हो गई थी। वह गुस्से में था। उसने अपने प्रयासों को तेज कर दिया और रोजेन पर पहले से ज्यादा बारीकी से नजर रखी। लेकिन अगले दिन घड़ी दूसरे अधिकारी के कॉलर बॉक्स में पाई गई। इस घटना ने काफी आश्चर्य पैदा किया और आर्सेन ल्यूपिन के विनोदी पक्ष को प्रदर्शित किया। हालांकि वह चोर था, लेकिन शौकिया भी था। उसने व्यवसाय को आनंद के साथ जोड़ा। उसने हमें उस लेखक की याद दिलाई जो अपने ही नाटक से प्रेरित होकर हंसी के दौरे में लगभग मर गया था। निश्चित रूप से वह अपने काम की विशेष रेखा में एक कलाकार था, और जब भी मैंने रोजेन को उदास और आरक्षित देखा और उसकी दोहरी भूमिका के बारे में सोचा, तो मैंने उसे एक निश्चित सीमा तक प्रशंसा दी। अगली शाम डेक ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने जहाज के सबसे अंधेरे कोने से कराहने की आवाज़ सुनी। उसने पास जाकर देखा तो एक आदमी वहां लेटा हुआ था। उसका सिर एक मोटे भूरे रंग के दुपट्टे से ढका हुआ था और उसके हाथ एक भारी रस्सी से बंधे हुए थे। ये रोजेन था। उस पर हमला किया गया था, उसे नीचे गिराया गया था और लूट लिया गया था। उसके कोट पर पिन किया हुआ एक कार्ड था, जिस पर ये शब्द लिखे थे, आर्सेन ल्यूपिन नेमोन। रोजेन द्वारा पेश किए गए 10,000 फ्रैंक को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। वास्तव में चोरी की गई पॉकेट बुक में 20,000 फ्रैंक थे। बेशक कुछ लोगों ने उस बदकिस्मत आदमी पर खुद पर इस हमले की नकल करने का आरोप लगाया, लेकिन इस तथ्य के अलावा कि वो खुद को उस तरीके से नहीं बांध सकता था, ये स्थापित किया गया था कि कार्ड पर लिखावट रोजेन की लिखावट से पूरी तरह अलग थी, बल्कि इसके विपरीत आर्सेन ल्यूपिन की लिखावट से मिलती जुलती थी, जैसा कि बोर्ड पर मिले एक पुराने अखबार में लिखा गया था। इस प्रकार यह पता चला कि रोजेन आर्सेन ल्यूपिन नहीं था, बल्कि रोजेन था, जो बोर्डो व्यापारी का बेटा था। और आर्सेन ल्यूपिन की उपस्थिति एक बार फिर पुष्ट हुई, और वह भी बहुत ही भयावह तरीके से। यात्रियों में भय की ऐसी स्थिति थी कि कोई भी व्यक्ति स्टेटरूम में अकेले नहीं रहना चाहता था या जहाज के कम भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में अकेले नहीं घूमना चाहता था। हम सुरक्षा के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे, और फिर भी सबसे घनिष्ठ परिचितों में अविश्वास की भावना ने उन्हें अलग कर दिया। आर्सेन ल्यूपिन अब कोई भी और हर कोई था। हमारी उत्तेजित कल्पनाएं उसे चमत्कारी और असीमित शक्ति का श्रेय देती थीं। हम मानते थे कि वह सबसे अप्रत्याशित वेश धारण करने में सक्षम है, बारी बारी से अत्यधिक सम्मानित मेजर रॉसन या महान मार्क्विस डे रावडन, या यहाँ तक कि क्योंकि हम अबार के आरोप लगाने वाले पत्र तक ही सीमित नहीं थे, या यहाँ तक कि हम सभी को अच्छी तरह से ज्ञात ऐसे या ऐसे व्यक्ति जिनकी पत्नी, बच्चे और नौकर हैं। अमेरिका से भेजे गए पहले वायरलेस संदेश से कोई खबर नहीं मिली, कम से कम कैप्टन ने तो हमें कोई खबर नहीं दी। ये चुप्पी आश्वस्त करने वाली नहीं थी। स्टीमर पर हमारा आखिरी दिन अंतहीन लग रहा था।
हम किसी आपदा के निरंतर भय में जी रहे थे। इस बार यह कोई साधारण चोरी या तुलनात्मक रूप से हानिरहित हमला नहीं होगा, यह एक अपराध, एक हत्या होगी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आर्सेन ल्यूपिन खुद को उन 2 मामूली अपराधों तक सीमित रखेगा। जहाज का पूर्ण स्वामी, अधिकारी शक्तिहीन, वो जो चाहे कर सकता था, हमारी संपत्ति और जीवन उसकी दया पर थे। फिर भी वे मेरे लिए बहुत ही सुखद क्षण थे, क्योंकि उन्होंने मुझे मिस नेली का विश्वास दिलाया था। उन चौंकाने वाली घटनाओं से बहुत ही दुखी और अत्यधिक नर्वस स्वभाव की होने के कारण वह सहज रूप से मेरे पास एक सुरक्षा चाहती थी जिसे देने में मुझे खुशी हुई। अंदर ही अंदर मैंने आर्सेन ल्यूपिन को आशीर्वाद दिया। क्या वह मुझे और मिस नेली को एक दूसरे के करीब लाने का साधन नहीं था? उसके लिए धन्यवाद। मैं अब प्यार और खुशी के स्वादिष्ट सपनों में डूब सकता था, ऐसे सपने जो, मुझे लगा, मिस नेली को पसंद नहीं थे। उसकी मुस्कुराती आंखों ने मुझे उन्हें देखने की अनुमति दी, उसकी आवाज़ की कोमलता ने मुझे आशा दी। जैसे ही हम अमेरिकी तट के पास पहुंचे, चोर की सक्रिय खोज स्पष्ट रूप से बंद हो गई थी और हम उत्सुकता से उस सर्वोच्च क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसमें रहस्यमय रहस्य को समझाया जाएगा। आर्सेन ल्यूपिन कौन था? किस नाम से, किस भेष में प्रसिद्ध आर्सेन ल्यूपिन खुद को छिपा रहा था? और आखिरकार वह सर्वोच्च क्षण आ गया। अगर मैं 100 साल तक जीवित रहूं, तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी भी बात नहीं भूलूंगा। आप कितनी पीली पड़ गई हैं, मिस नेली, मैंने अपनी साथी से कहा, जब वह मेरी बांह पर झुकी हुई थी, लगभग बेहोश होने वाली थी। और आप? उसने जवाब दिया, आह, आप तो बहुत बदल गए हैं। जरा सोचो, ये बहुत ही रोमांचक पल है और मुझे इसे तुम्हारे साथ बिताकर बहुत खुशी हो रही है, मिस नेली। मुझे उम्मीद है कि कभी कभी तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन वह सुन नहीं रही थी। वह घबराई हुई और उत्साहित थी। गैंगवे को सही जगह पर रखा गया था, लेकिन इससे पहले कि हम इसका इस्तेमाल कर पाते, वर्दीधारी कस्टम अधिकारी बोर्ड पर आ गए। मिस नेली ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे ये सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आर्सेन ल्यूपिन यात्रा के दौरान जहाज से बच निकला। शायद वह अपमान के बजाय मौत को प्राथमिकता देता था और गिरफ्तार होने के बजाय अटलांटिक में कूद गया। ओह, मत हंसो, उसने कहा। अचानक मैं चौंका और उसके प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, क्या आप गैंगवे के नीचे खड़े उस छोटे बूढ़े आदमी को देख रहे हैं? छाते और जैतून हरे रंग के कोट के साथ। ये गनीमद है। गनीमद? हाँ, वो प्रसिद्ध जासूस जिसने आर्सेन ल्यूपिन को पकड़ने की कसम खाई है। अब मैं समझ सकता हूँ कि हमें अटलांटिक के इस तरफ से कोई खबर क्यों नहीं मिली। गनीमद यहाँ था, और वह हमेशा अपने व्यवसाय को गुप्त रखता है। तो फिर आपको लगता है कि वो आर्सेन ल्यूपिन को गिरफ्तार करेगा? कौन बता सकता है? जब आर्सेन ल्यूपिन इस मामले में शामिल होती है तो हमेशा अप्रत्याशित घटित होता है। ओह, उसने महिलाओं की उस अजीब जिज्ञासा के साथ कहा, मैं उसे गिरफ्तार होते देखना चाहूंगी। आपको धैर्य रखना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्सेन ल्यूपिन ने अपने दुश्मन को पहले ही देख लिया है और वह स्टीमर छोड़ने की जल्दी में नहीं होगा। यात्री अब स्टीमर से उतर रहे थे, अपने छाते पर झुके हुए, लापरवाह उदासीनता के भाव के साथ। गनीमद उस भीड़ पर ध्यान नहीं दे रहा था जो गैंगवे से नीचे भाग रही थी। मार्क्विस डे रेवरदान, मेजर रॉसन, इतालवी रिवोल्टा और कई अन्य लोग रोजेन के आने से पहले ही जहाज से उतर चुके थे। बेचारा रोजेन। शायद यह वही है, मिस नेली ने मुझसे कहा। तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि गनीमद और रोजेन को एक ही तस्वीर में लेना बहुत दिलचस्प होगा। आप कैमरा ले लो। मैं बोझ से दब गया हूँ। मैंने उसे कैमरा दिया, लेकिन उसके इस्तेमाल के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रोजेन पहले ही जासूस के पास से गुजर चुकी थी। गनीमद के पीछे खड़ा एक अमेरिकी अधिकारी आगे झुका और उसके कान में फुसफुसाया। फ्रांसीसी जासूस ने अपने कंधे उचका दिए और रोजेन आगे निकल गई। फिर, हे भगवान, आर्सेन ल्यूपिन कौन थी? हाँ, मिस नेली ने ऊंची आवाज में कहा, वह कौन हो सकता है? अब जहाज पर 20 से ज्यादा लोग नहीं बचे थे। उसने एक एक करके उन सभी की जांच की,
उसे डर था कि कहीं आर्सेन ल्यूपिन उनमें से तो नहीं है। मैंने उससे कहा, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। वह गैंगवे की ओर बढ़ने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन अभी हम 10 कदम भी नहीं चले थे कि गनीमाद ने हमारा रास्ता रोक दिया। अच्छा, यह क्या है? मैंने आश्चर्य से पूछा। 1 मिनट रुकिए महाशय, आपको इतनी जल्दी क्या है? मैं मैडम को ले जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको, उसने अधिकारपूर्ण स्वर में दोहराया। फिर मेरी आंखों में देखते हुए उसने कहा, आर्सेन ल्यूपिन है ना? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, बस बर्नार्ड डी आंद्रेजी। बर्नार्ड डी आंद्रेजी की 3 साल पहले मैसेडोनिया में मृत्यु हो गई। अगर बर्नार्ड डी आंद्रेजी मर गए होते तो मैं यहाँ नहीं होता। लेकिन आप गलत हैं। ये मेरे कागजात हैं, वे उसके हैं, और मैं तुम्हें ठीक ठीक बता सकता हूँ कि वे तुम्हारे कब्जे में कैसे आए। तुम मूर्ख हो, मैंने कहा। आर्सेन ल्यूपिन आर के नाम से रवाना हुआ था। हाँ, तुम्हारी एक और चाल, एक झूठी खुशबू जिसने उन्हें हैवर में धोखा दिया। तुम अच्छा खेल खेलते हो मेरे लड़के, लेकिन इस बार किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। मैं एक पल के लिए झिझका, फिर उसने मेरे दाहिने हाथ पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे मैं दर्द से चीख उठा। उसने उस घाव पर मुक्का मारा था जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था, जिसका जिक्र टेलीग्राम में किया गया था। मुझे आत्मसमर्पण करना पड़ा, कोई विकल्प नहीं था। मैं मिस नेली की ओर मुड़ा, जिसने सब कुछ सुन लिया था। हमारी आंखें मिली, फिर उसने कोडेक की ओर देखा जो मैंने उसके हाथों में रखा था, और एक ऐसा इशारा किया जिससे मुझे लगा कि वह सब कुछ समझ गई है। हाँ, वहाँ काले चमड़े की पतली तहों के बीच उस छोटी सी वस्तु के खोखले केंद्र में जिसे मैंने गनीमाद द्वारा मुझे गिरफ्तार करने से पहले उसके हाथों में रखने की सावधानी बरती थी, वहीं मैंने रोजेन के 20,000 फ्रैंक और लेडी जेरलैंड के मोती और हीरे जमा किए थे। ओह, मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि उस गंभीर क्षण में, जब मैं गनीमाद और उसके 2 सहायकों की गिरफ्त में था, मैं हर चीज के प्रति उदासीन था, अपनी गिरफ्तारी के प्रति, लोगों की शत्रुता के प्रति, हर चीज के प्रति, सिवाय इस एक सवाल के, मिस नेली उन बातों का क्या करेगी जो मैंने उन्हें बताई थीं। उस ठोस और निर्णायक सबूत के अभाव में मुझे डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या मिस नेली उस सबूत को पेश करने का फैसला करेगी? क्या वह मेरे साथ विश्वासघात करेगी? क्या वह एक ऐसे दुश्मन की भूमिका निभाएगी जो क्षमा नहीं कर सकता, या एक ऐसी महिला की भूमिका निभाएगी जिसका तिरस्कार भोग और अनैच्छिक सहानुभूति की भावनाओं से नर्म हो जाता है? वह मेरे सामने से गुजरी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत नीचे झुका। अन्य यात्रियों के साथ मिलकर वह मेरे कोडेक को अपने हाथ में लेकर गैंगवे की ओर बढ़ी। मुझे लगा कि वह मुझे सार्वजनिक रूप से उजागर करने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन वह ऐसा तब कर सकती है जब वह अधिक निजी स्थान पर पहुंचेगी। हालांकि जब वह गैंगवे से कुछ ही फीट नीचे गुजरी थी, तो उसने नकली अजीब हरकत करते हुए जहाज और घाट के बीच पानी में कैमरा गिरा दिया। फिर वह गैंगवे से नीचे चली गई और भीड़ में जल्दी ही नजरों से ओझल हो गई। वह हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई थी। एक क्षण के लिए मैं निश्चल खड़ा रहा। फिर गनीमाद को बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने बुदबुदाया, ये कितने दुख की बात है कि मैं एक ईमानदार आदमी नहीं हूँ। यह उनकी गिरफ्तारी की कहानी थी जो मुझे खुद आर्सेन ल्यूपिन ने सुनाई थी। विभिन्न घटनाओं ने, जिन्हें मैं बाद में लिखित रूप में दर्ज करूंगा, हमारे बीच कुछ खास रिश्ते स्थापित किए हैं। क्या मैं दोस्ती कहूँ? हाँ, मैं यह मानने का साहस करता हूँ कि आर्सेन ल्यूपिन अपनी दोस्ती से मुझे सम्मानित करते हैं, और ये दोस्ती के जरिए ही है कि वे कभी कभी मुझसे मिलते हैं और मेरी लाइब्रेरी के सन्नाटे में अपनी युवा उत्साह, अपने उत्साह का संचार और एक ऐसे व्यक्ति की खुशी लेकर आते हैं जिसके लिए भाग्य के पास सिर्फ एहसान और मुस्कुराहट है। उनका चित्र, मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? मैंने उन्हें 20 बार देखा है और हर बार वे एक अलग व्यक्ति थे, यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी एक बार मुझसे कहा था, मैं अब नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं खुद को आईने में नहीं पहचान सकता। निश्चित रूप से वे एक महान अभिनेता थे और उनमें खुद को छिपाने की अद्भुत क्षमता थी। बिना किसी प्रयास के वे किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़,
हाव भाव और तौर तरीके अपना सकते थे। क्यों? उन्होंने कहा, मुझे एक निश्चित रूप और विशेषता क्यों बनाए रखनी चाहिए? एक ऐसे व्यक्तित्व के खतरे से क्यों न बचे जो हमेशा एक जैसा रहता है? मेरे कार्य ही मेरी पहचान बनेंगे। फिर उन्होंने गर्व के साथ कहा, ये बहुत अच्छा होगा यदि कोई भी कभी भी पूर्ण निश्चितता के साथ नहीं कह सकता, आर्सेन ल्यूपिन है। आवश्यक बात यह है कि जनता मेरे काम का संदर्भ ले सके और बिना किसी गलती के डर के कह सके, आर्सेन ल्यूपिन ने ऐसा किया।